हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, सौम्या मैथ्स क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे और अपने घर वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस क्लासरूम में हम क्लास 11th और क्लास 12th की फ्री मैथ्स क्लासेस को पढ़ते हैं। अब तक हमने अपने क्लास 11th की क्लास में अपने एक चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर को ख़त्म कर लिया है और क्लास 12th वाली क्लास में हमने एक चैप्टर को ख़त्म कर लिया है जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है मैट्रिक्स। तो अब हम अपनी दोनों क्लासेस में अपने नेक्स्ट चैप्टर पर हैं। ये क्लास आपकी क्लास 11th की क्लास है जिसमें हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसकी पहली एक्सरसाइज को हमने अच्छे से समझ लिया था। बेसिक्स को समझने के बाद हमने एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर लिया था। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज के बेसिक्स को तैयार करने की तरफ। तो तब तक उम्मीद करते हैं कि आपने अब तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियोस को भी लाइक कर दिया होगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया होगा। और अगर ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिए ताकि आपको क्लासेस पढ़ते ही नोटिफिकेशन मिल सके। और उसके अलावा आप अपनी सजेशंस को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों की लिंक पड़ी हुई है, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। ग्रुप पर हम डिस्कशन भी कर सकते हैं और चैनल पर मैं आपको आपकी सारी क्लासेस टाइमली प्रोवाइड करती रहती हूँ। उसके अलावा आपको अलग से भी मैं बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। कुछ जनरल अवेयरनेस की चीज़ें जो होती हैं उन्हें भी मैं प्रोवाइड करती रहती हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अपनी क्लास के बेसिक्स को समझने के लिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है, आपको आज अपनी एक्सरसाइज 2.2 पर पहुँचना है और उसको पहुँचने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है, हमें नेल करना है अपने बेसिक्स को। सबसे पहले हमें समझना है कि जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 है वो किस चीज़ पर बेस्ड है और हमें उसके लिए क्या क्या चीज़ें जाननी होंगी। तो सबसे पहले हमें रिलेशंस जाननी होंगी जिनका एक शॉर्ट जो आपका व्यू होता है वो मैंने आपको आपकी फर्स्ट क्लास में ही, यानी इसी क्लास के जो पहले का चैप्टर है उसमें मैंने आपको समझाया है। रिलेशंस क्या होती हैं? नॉर्मल वे में आप समझते हैं कि रिलेशंस मतलब हमारे रिश्ते यानी संबंध होता है। अब मैथमेटिक्स में किस प्रकार के संबंध हो सकते हैं इन्हें समझते हैं। सबसे पहली बात जो होती है रिलेशंस में क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया था इसकी पिछली क्लास में हमने सीखा है। अगर आपने ना देखी हो तो जल्दी से देख लीजिए। कमेंट सेक्शन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें क्लास 11th और क्लास 12th की प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। रिलेशंस क्या होती हैं? हम जानते हैं कि हमने इसके पहले की क्लास में कार्तीय गुणन सीखा था। कार्तीय गुणन यानी कोऑर्डिनेट मल्टीप्लिकेशन जो हमारी होती है या कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन जो होती है उसे हमने पढ़ा था। कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है? माना कि हमारे पास एक सेट होता है हमारे पास एक सेट है, मान लीजिए कैपिटल A और एक अन्य सेट है कैपिटल B। हमारे पास दो सेट हैं, एक है कैपिटल A और एक है कैपिटल B। अब सेट्स को हम हमेशा करली ब्रैकेट्स में शो करते हैं। इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे मान लिया पहले में हमारे 1 2 3 तीन एलिमेंट है और जो हमारा B सेट है उसमें दो एलिमेंट हैं A, B। अब ये दोनों हमारे सेट हो गए। अब सेट में क्या होता है, रिलेशंस बनाने के लिए हमें इनका कार्तीय गुणन करना पड़ता है। कार्तीय गुणन मतलब कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन। जब इनका कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये बन जाते हैं A क्रॉस B, ठीक है, या A इंटू बी भी आप कह सकते हैं। वैसे A क्रॉस B भी कहते हैं, A इंटू बी भी कहा जाता है। तो जब हम A इंटू बी करेंगे तो अभी तक हमने 3 इंटू 2 सीखा था, 5 इंटू 6 सीखा था, 11 इंटू 20 सीखा था, पर A इंटू बी तो A इंटू बी हमने नॉर्मल वे में हमने अपनी अलजबरा में सीखा है, तो A इंटू बी A भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो सेट हैं और इन सेट्स का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सेट का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है, इसमें क्या होगा, पहले जब ये सेट आएगा इनका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो आंसर भी एक सेट ही होगा। अब उस सेट में क्या होगा, पहले इसका A के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम बारी बारी से B के एलिमेंट्स के साथ लिखेंगे। जैसे A का पहला एलिमेंट है 1 तो हमने 1 ले लिया और B का पहला एलिमेंट है A, इसे ले लिया। इसी तरह A का पहला एलिमेंट 1 है और B का एलिमेंट दूसरा कौन सा है, B, इसके साथ ले लिया। इसी तरह इसका पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट है 2 और इसका पहले एलिमेंट है A। इसके अलावा यहाँ पर
दूसरा एलिमेंट है 2 और यहाँ पर है b। इसी तरह यहाँ पर तीसरा एलिमेंट है 3 और वहाँ पर पहला एलिमेंट है a। और इसी तरह यहाँ पर तीसरा एलिमेंट है 3 और यहाँ पर दूसरा एलिमेंट है b। इन सबको हमने एक साथ ले लिया। अब आप देख रहे हैं कि जो ये 1 है इसका a और b दोनों से हमने संबंध बना दिया, 2 a और b दोनों से संबंध बन गया, 3 जो है हमारा उसका भी a और b दोनों से संबंध बन गया। अब अभी तो आपने केवल अपने सेट को बनाया है, यानी आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है इनका, यानी कार्तीय गुणन करके उसका उत्तर निकाला है। लेकिन अब इनके बीच में कुछ रिलेशंस भी हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है जैसे यहाँ पर तो 1 और b है, 1 और a है, 1 और c तो नहीं है वैसे, 3 और a है, 3 और b है, 2a 2b है। इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रही है। पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमारे इनके बीच में हम देखते हैं तो एक निश्चित पैटर्न फॉलो हो रहा होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या आ जाए, पहला 1 और 2 हो और दूसरा 2 और 3 हो और फिर एक क्या हो 3 और 4 हो। तो आप देख रहे हैं 1 में 1 ऐड किया 2 में 1 ऐड किया 3 में 1 ऐड किया 4। तो आप देख रहे हैं एक निश्चित पैटर्न बन रहा है। तो इसी तरह के जब पैटर्न बन जाते हैं तो हम इन्हें कुछ फॉर्मूलाज पर रख सकते हैं और इन्हीं को क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। लेकिन क्या होता है, ये रिलेशन पूरे के पूरे सेट पे एक साथ फॉलो हो रही होती है। ये जो हमारे छोटे छोटे पेयर बनते हैं, यानी पूरे को तो हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं, लेकिन एक छोटा सा जो हमारा जोड़ा बनता है इसे हम छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो जो छोटे ब्रैकेट में हमारे जोड़े बनते हैं इनको हम क्रमित युग्म कहते हैं। युग्म मतलब पेयर और क्रमित मतलब ऑर्डर से आ रहे हैं, ये एक के बाद एक के बाद एक आ रहा है, तो यानी ऑर्डरली पेयर कहते हैं। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं इनमें क्या होता है, एक ही जैसा संबंध कभी कभी सभी में देखने को मिल जाता है। तो यही चीज होती है संबंध। अभी आपको अगर आपको इसे नोट करना हो तो आप इसे नोट कर सकते हैं, तब तक ये आपको समझने में मदद करेगा। और इसके बाद में जब हम इसका एग्जाम्पल समझेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किस किस तरह के संबंध बन सकते हैं। कई बार ये जो हमारे सेट A और सेट B के एलिमेंट्स होते हैं इनके बीच में संबंध बन जाते हैं और उन्हीं से हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी जो मैं आपको पिछली क्लासेस में ही बता चुकी हूँ कि जो ये हमारे सेट बनते हैं, जैसे हमने यहाँ 1, A बनाया या 1, B बनाया, तो इसमें जो पहला वाला होता है ये A से बिलोंग करता है और जो पीछे चीज़ लिखी होती है ये B से बिलोंग करती है। यानी इसी में ऑर्डर पेयर में क्या होता है, पहला A से बिलोंग करेगा दूसरा B से, यहाँ पे भी पहला A से बिलोंग करेगा दूसरा B से। अब इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो हमारा A था उसमें 1, 2, 3 आया था और B में AB आया था। तो यहीं से आपको ये पता चल जाएगा कि A वाला जो सेट है उसमें क्या चीज़ें हैं, उसमें कौन से एलिमेंट है और B में कौन से एलिमेंट है। अब इसके बाद में जो हमारी मुख्य चीज़ है इसमें जो अब नई आई है, हमें नई सीखनी समझनी है, वो है आपके प्रतिबिंब, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। अब आज हम क्या करेंगे, अपनी इस पूरी क्लास में इन बेसिक्स को सीख लेंगे। इतनी चीज़ें सीखने के बाद में आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सीखनी पड़ेगी जिससे आपका क्वेश्चन लगे। यानी इतनी चीज़ें सीखने के बाद, यानी आज की क्लास देखने के बाद आपका ये पूरा चैप्टर समझ लीजिए सॉल्व हो चुका। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, बेसिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसके बाद में हमारी ये एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी, फिर 1-2 छोटी छोटी चीज़ें पढ़कर हम अपनी अगली एक्सरसाइज पे पहुंच जाएंगे। तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ध्यान से देखें। अब सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को आप जानते होंगे, नॉर्मल जो हमारी लैंग्वेज है उसमें प्रतिबिंब का क्या मतलब होता है, इमेज। इमेज मतलब किसी चीज़ का एक प्रतिकृति जिसे हम कहते हैं, यानी किसी भी चीज़ की, जैसे आप शीशे में देखते हैं तो आपका क्या प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इमेज बनती है। अब इमेज क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे कि आपके 2 सेट थे, कैपिटल A और कैपिटल B, दोनों के बीच में आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था। प्रोडक्ट जब हमने निकाला था तो हमको कुछ ऐसा मिला था, क्रमित युग्म मिले थे x, y के फॉर्म में। ठीक है, अब x, y के फॉर्म में क्रमित युग्म का मतलब क्या है, सब में क्या था, ऐसे छोटे ब्रैकेट में 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, यानी इसी रूप में लिखा हुआ था। तो हम उस रूप को प्रदर्शित करने के लिए हम इसे स्मॉल x और स्मॉल y मान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि जो आगे वाली चीज़ होती है वो A से संबंधित होती है, जबकि पीछे वाला जो अवयव होता है वो B से संबंधित होता है।
तो इन्हीं में जब हमारे ये क्रमित युग्म बनते हैं तो इसमें जो पहला वाला टर्म होता है, जो आगे का टर्म होता है हमारा और जो पीछे का टर्म होता है, उनके बीच में क्या संबंध होता है, यही हमारा प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, अब आई होप आपको इतना समझ में आ गया। इसी में क्या है हमारा, जो हमारा x, y है, इसमें एक हमारा मेन एलिमेंट है और दूसरा उसकी इमेज होती है। यानी इसी में जो x है और जो y है, इनके बीच में क्या संबंध होता है, ये हमारा मुख्य होता है और जबकि y उसी का प्रतिबिंब होता है। ठीक है, यानी जब भी हम क्या करेंगे, दो सेट होंगे, सेट का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे यानी कार्तीय गुणन करेंगे तो उनका गुणा करने के बाद जो हमें ऐसे क्रमित युग्म प्राप्त होंगे, उनमें से जो हमारा पिछला वाला यानी द्वितीय घटक जिसे हम कह सकते हैं, सेकेंड कंपोनेंट, इसमें दो कंपोनेंट है x और y, तो जो पीछे वाला कंपोनेंट है, द्वितीय घटक जिसे हम कहते हैं, सेकेंड कंपोनेंट कहते हैं y, वो क्या होता है, x की इमेज होता है। यानी y को हम x की इमेज कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इमेज कहने का क्या मतलब है, क्या ये x की तरह तो दिखता नहीं है, इससे मतलब नहीं है, इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसकी इमेज कहा जाता है, क्योंकि इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, रिलेशन को अप्लाई करते हैं। इधर हम अपनी x की रिलेशन को जब x पर अप्लाई करते हैं तो हमें y प्राप्त होता है। जैसे हम ये कह सकते हैं 2x = y, ये एक प्रकार का संबंध है। अब संबंध क्या बता रहा है, जो y का मान है वो x के 2 गुने के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, x का 2 गुना करेंगे और करने पर हमें उत्तर में क्या मिलेगा, y मिलेगा। जैसे कि हम क्या करते हैं, शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमें क्या मिलता है, इमेज मिलती है। तो उसी तरीके जब हमने x पर एक रिलेशन को अप्लाई किया तो हमें y मिला, तो इसीलिए जो y होता है उसे हम क्या कहते हैं, x का प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। बुक में आपकी बहुत लंबी सी लैंग्वेज और वो दी होती है, डेफिनेशन दी होती है, लेकिन मेनली आपको ये डेफिनेशंस कहीं भी आपसे पूछी नहीं जाती है। आपको क्या करना था, बड़ी क्लासेस में आपसे कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इमेज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेंज। तो ये आपको जब आप ग्रेजुएशन या पीजी करेंगे तो आपको पढ़ना होगा, वैसे भी वहाँ पे आपको इंग्लिश में सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बस इतना समझना है कि जो हमारा पीछे वाला कंपोनेंट होता है यानी सेकेंड कंपोनेंट होता है, वो फर्स्ट वाले कंपोनेंट का क्या होता है, इमेज होता है। तो पहली चीज़ हमको समझ में आ गई। अब इसके बाद में दूसरी चीज़ क्या है, दूसरे नंबर पे हमको समझना है प्रांत। प्रांत जिसे कि हम रेंज भी कहते हैं। प्रांत को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेंज। नाम याद रखिएगा सबका, प्रांत को कहते हैं हम डोमेन। ठीक है, प्रांत को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, डोमेन कहते हैं। रेंज यहाँ पर होती है, परिसर को रेंज कहते हैं और प्रांत को डोमेन कहते हैं। तो डोमेन का क्या मतलब होता है, असल में प्रांत जैसे कि आपने सुना होगा, हम उत्तरी प्रांत से हैं, हम दक्षिणी प्रांत से हैं। प्रांत का मतलब होता है एक ब्रॉड एरिया यानी एक बड़ा सा क्षेत्र। जैसे कि कोई क्या है, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इनसे बिलोंग करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम उत्तरी भारत में रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, उत्तरी प्रांत भी कह सकते हैं। तो प्रांत का क्या मतलब होता है, डोमेन, और डोमेन का मतलब भी वही होता है, इंग्लिश में डोमेन का मतलब होता है एक बड़ा सा क्षेत्र। तो जो ये हमारा प्रांत होता है ये क्या चीज़ होती है और इसे किस तरह से डिफाइन किया जाता है, चलिए हम इसे समझते हैं। तो प्रांत क्या है, जो हमारा ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो इसमें हम जानते हैं कि जो हमारा पिछला वाला हिस्सा होता है यानी जो हमारा सेकंड कंपोनेंट होता है ये होता है इमेज। आई होप आपने पिछला वाला जो मैंने जो पिछली स्लाइड थी या जो पिछला आपका वो लिखा हुआ था उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर ना लिया हो तो आप उसे बैक करके फिर से ले सकते हैं। अब इसमें जो y है वो तो इमेज है और x क्या है, वो प्रांत है, यानी जो हमारा मुख्य घटक है, हमारा जो मेन कंपोनेंट है या फर्स्ट कंपोनेंट है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं या फिर इसी को हम डोमेन कहते हैं। और जो पीछे वाला होता है इसको हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें जो हमें क्रमित युग्म मिलते हैं यानी ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं, उनमें से जो हमारा पहला घटक होता है यानी फर्स्ट कंपोनेंट उसे हम प्रांत कहते हैं और जो हमारा सेकंड कंपोनेंट होता है उसी को हम इमेज कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या करते हैं हम,
जल्दी से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए में हमने मान लिया कि 2 कंपोनेंट हैं 1, 2 और बी में भी 2 कंपोनेंट हैं a, b। अब सबसे पहले हमने क्या किया, a क्रॉस b निकाल लिया। a क्रॉस b की वैल्यू आप जानते हैं, पहले 1 का a के साथ होगा रिलेशन, फिर 1 का b के साथ होगा, फिर 2 का a के साथ होगा और फिर 2 का b के साथ होगा। अब मैं ये अज्यूम करके आपको पढ़ाऊंगी कि आपको पिछला सब कुछ आता है, क्योंकि अगर बार बार हम रिवाइज करेंगे तो क्या होगा, वेस्ट ऑफ टाइम होगा। जैसे कि अगर हमारी क्लासेस ऑफलाइन होती तो उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है ऑफलाइन का, अगर कोई बच्चा नया आता है जो कि लगभग अगस्त सितंबर तक बच्चे जुड़ते जाते हैं तो क्या होता है, उसको फिर से पीछे की चीज़ें समझानी पड़ती हैं। लेकिन ऑनलाइन की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो यही है कि आपकी कोई भी क्लास छूट जाए तो आप पीछे से देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिवाइज ना कर कर जल्दी से समझेंगे। तो ये क्या हुआ, a क्रॉस b हमने निकाल लिया। अब a क्रॉस b में जो हम जानते हैं कि हमने बताया आपको कि जो इसमें कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि a के कंपोनेंट या b के, यानी a या के एलिमेंट और b के एलिमेंट की बात नहीं की जा रही है। यानी आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि जो b के एलिमेंट होंगे वो प्रतिबिंब होंगे और जो a के एलिमेंट होंगे वो प्रांत होंगे, जी नहीं। आपको जो ये a क्रॉस b मिलेगा, इसमें जो हमारे एलिमेंट आ रहे हैं, इन एलिमेंट में जो ये पीछे वाले हैं ये क्या है, इमेज है, और जो ये आगे वाला है ये है डोमेन। यानी जैसे यहाँ पर पूछा जाए कि हमारा एक कंपोनेंट हमने उठा लिया 1, b, एक एलिमेंट उठा लिया 1, b, तो अब इसमें हम क्या बताएंगे कि b 1 की इमेज है, जबकि 1 b के लिए क्या है, b के लिए नहीं r के लिए। यानी जो रिलेशन हमने डिफाइन किया, मैंने आपको बताया था कि रिलेशन को हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, यानी डिनोट करते हैं। तो जो ये हमारा 1 है, ये हमारी जो रिलेशन R है उसके लिए क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, और जो b है वो 1 की इमेज कहलाएगा। यानी कि 1 क्या है, कैपिटल R की, यानी हमारे संबंध की, यानी रिलेशन का डोमेन है, यानी कि प्रांत है। और जो पीछे जो दिया हुआ है b क्या है, उसी प्रांत की इमेज है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम पीछे वाले कंपोनेंट को हम इमेज कहते हैं, जबकि आगे वाले को डोमेन कहते हैं। और आई जो क्या होता है, इमेज जो होती है वो इसकी होती है, आगे वाले कंपोनेंट की, यानी प्रांत की होती है। इसे हम क्या कह सकते हैं, प्रांत का प्रतिबिंब। यानी कि जो पीछे वाला कंपोनेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि नाम क्या दिया जाता है, प्रांत का प्रतिबिंब। जो आगे जो हमारा ये है जिसे हम प्रांत कहते हैं, उसका ये प्रतिबिंब होता है। जबकि जो x है, इसको प्रतिबिंब का प्रांत नहीं कहा जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, r का प्रांत कहेंगे। यानी इसको हमने अपने संबंध के ऊपर डिफाइन किया है। जो भी हमारा संबंध है, जो हमने रिलेशन बनाई है, उस पर हम x को डिफाइन करते हैं और उस x को हम अपने संबंध का प्रांत कहते हैं, और उसी प्रांत की का प्रतिबिंब क्या होता है, y होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा और आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम मूव करेंगे सहप्रांत की तरफ, तो तब तक के लिए आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में अगला जो हमें समझना है, प्रांत और प्रतिबिंब हमने समझ लिए हैं। अब हमें समझना है सहप्रांत और परिसर। तो इन दोनों में, आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे भी इरेज कर दूं। इन दोनों में हमें पहले परिसर को समझना होगा। परिसर को समझने के बाद हमें जो सहप्रांत है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब परिसर का आप मतलब समझते हैं। हिंदी में जो परिसर शब्द है, इसे हम इंग्लिश में रेंज कहते हैं। रेंज को आप जानते होंगे, परि का मतलब होता है चारों ओर, यानी चारों ओर का जो बाउंड्री होती है, किसी भी चीज़ की बाउंड्री होती है, उसी को हम परिसर कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा मंदिर परिसर, स्कूल परिसर, इसका या हमारे घर का परिसर। इसका मतलब क्या, जो हमारे घर के चारों तरफ का जो हमारा एंड पॉइंट होता है, जिस पर जहाँ तक हमारा घर की जो हमारी ज़मीन है वो फैली होती है, वही उसकी परिसर होती है, और वही हमारी रेंज होती है। अक्सर ही आपने सुना होगा कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो घर वाले क्या कहते हैं, अपनी रेंज में रह के खेलना, दूसरे की तरफ बॉल नहीं जानी चाहिए। और घर वालों से ज़्यादा पड़ोसी ये समझा जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कांच की खिड़की टूट जाए, तो क्या कहते हैं, अपनी रेंज में रहकर खेलना, यानी अपने ही घर की रेंज में खेलना। तो वही हमारा परिसर होता है। परिसर का मतलब क्या हो गया, एक रेंज हो गई। तो किसी भी संबंध की रेंज क्या होती है,
हमें पहले ये समझना है परिसर या फिर रेंज। रेंज को हम कैसे समझेंगे? अब जो हमारा कंपोनेंट है, जो भी आपने देखा था, जैसे हमने ए को लिया था क्या 1,2 और बी को लिया था ए, बी, और यहाँ पर हम क्या करते हैं अपना एक बार फिर से ए क्रॉस बी लिख लेते हैं। ए क्रॉस बी क्या आया था, जल्दी से नोट करते हैं। 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आया था। तो अब इसी में जो हमारे बी वाले कंपोनेंट हैं उनको मिला करके, यानी द्वितीय घटकों को मिला करके जो एक समुच्चय बनेगा वो हमारा क्या होता है, परिसर कहलाता है। ठीक है, यानी रेंज क्या होती है, किसी भी जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है यानी कार्तीय गुणन आता है, उसके जो द्वितीय घटक होते हैं, दूसरे वाले जो पीछे वाले घटक होते हैं, इनके अवयवों को मिला करके जो बना हुआ एक समुच्चय होता है वही हमारा परिसर कहलाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही हो। आप जान गए कि जो हमारे द्वितीय घटक हैं इनसे मिलकर के जो बना हुआ समुच्चय होगा। अब इस स्थिति में क्योंकि अभी हमने यहाँ पर किसी आर को डिफाइन नहीं किया, आपने क्या किया, सिंपली ए क्रॉस बी निकाल लिया है। ठीक है, ए क्रॉस बी तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, लेकिन इसके ऊपर हमको अपनी रिलेशन को भी अप्लाई करना होता है। जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें हम रिलेशन को अप्लाई करेंगे। अब इस स्थिति में क्या आ रहा है आपका, देखिए यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ बी, अगर इनको मिलाया जाए तो ए बी ये एक समुच्चय बनेगा। और इसमें भी हम क्या करेंगे, पीछे वाले ए बी को हटा देंगे, क्योंकि किसी भी सेट में हम किसी भी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते, तो हमको अपना यही बी वाला समुच्चय दोबारा मिल जाएगा। लेकिन जब हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे इसके ऊपर, तब ऐसा नहीं होगा। जरूरी नहीं कि हर बार हमें बी ही मिल जाए, क्योंकि तब क्या होगा, कुछ हम जो हमारे नियम होंगे या जो उनका जो हमें दिया हुआ फॉर्मूला होगा उसके हिसाब से सेट करेंगे। तो जब उस हिसाब से सेट किया जाएगा तो इसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है। तो मेनली आपको समझना क्या है कि प्रांत क्या होता है, जो आगे वाले जो हमारे कंपोनेंट होते हैं वो प्रांत कहलाते हैं, और जो पीछे वाले कंपोनेंट होते हैं वो उसी प्रांत की इमेज कहलाते हैं। इमेज मतलब उसी का जो होता है, क्या कहते हैं हिंदी में, प्रतिबिंब। हाँ, उसी का प्रतिबिंब कहलाते हैं। उसके अलावा इन्हीं पीछे वाले कंपोनेंट्स को, अब आप ये सोचेंगे एक तरफ पीछे वाले कंपोनेंट प्रतिबिंब कहला रहे हैं, दूसरी तरफ पीछे वाले कंपोनेंट परिसर कहला रहे हैं, लेकिन कंपोनेंट परिसर नहीं कहला रहे हैं, कंपोनेंट्स को हम प्रतिबिंब कह रहे हैं। और इन सभी प्रतिबिंबों को मिला करके जो हमारा एक समुच्चय बनेगा, यानी इन प्रतिबिंबों को लेंगे और उसको कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में बंद कर देंगे, तब जो हमारा एक समुच्चय बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। रेंज मतलब परिसर, यानी यही हमारी सीमा होती है। जैसे आप किसी रिलेशन को डिफाइन करते हैं तो रिलेशन कहाँ तक जा सकते हैं, आप अपनी रिलेशन में अपने मम्मी के भाई, अपनी मम्मी की बहन, अपने पापा के भाई, अपने पापा की बहन, यानी एक रेंज में ही आप अपनी रिलेशंस को डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी XYZ किसी भी इंसान को आप नहीं कह सकते कि ये मेरे मौसा हैं, ये मेरे फूफा हैं, ये मेरे चाचा हैं। आपकी क्या होती है, एक रेंज होती है। तो वही क्या होता है, जो ये हमारी इमेज होती है, इन्हीं इमेजेस को जब हम इकट्ठा करते हैं तो ये हमारी रेंज को तय कर देती हैं। इसीलिए आपको क्या कहते हैं कि अपनी इमेज को अच्छा बना कर रखिए। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो होती हैं, ये इंसान के ऊपर भी लागू होती हैं। जैसे कि क्या कहा जाता है आपसे कि इमेज को अच्छा रखिए, यही आपकी रेंज तय करती है। जितनी अच्छी आपकी इमेज होगी, रेंज भी आपकी उतनी ही ज़्यादा होगी। लोगों के बीच में जितनी अच्छी आपकी छवि होगी, आपकी पकड़ भी क्या होगी, उतनी ही मजबूत होगी। तो इसी वजह से जो हमारे पिछले वाले कंपोनेंट्स होते हैं, इन्हीं को मिलाकर के हमारी रेंज बनती है। अब रेंज के बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है सहप्रांत, यानी कि डोमेन के बाद जो हमारा को डोमेन आता है या सब डोमेन हम जिसे कह सकते हैं, वो क्या होता है, वो भी हमारा बी से ही रिलेटेड होता है। जो हमारे कैपिटल बी वाले कंपोनेंट्स होते हैं वही हमारे सहप्रांत भी कहलाते हैं। लेकिन कब, इसमें कुछ बाकी छूट रहा है क्या? नहीं, सब हो गया। ठीक है, अब इधर तो हमारा आपने देखा कि पहले वाले जो कंपोनेंट हैं ये प्रांत हैं, पीछे वाले उन्हीं की इमेज है। उन्हीं को इमेजेस को इकट्ठा करके जो हमने समुच्चय बनाया वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा समुच्चय हो गया हमारा
परिसर हो गया। अब सह प्रांत क्या होता है, जो हमारा समुच्चय बी होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा बी समुच्चय है और ये वाला समुच्चय परिसर वाला, ये दोनों एक ही बराबर हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर स्थिति में हो। मैंने आपको बताया जब हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे इसके ऊपर, तो जो ये वाला है इमेज, जो हमारी इमेजेस से मिला करके जो बन रहा है हमारा परिसर यानी रेंज, ये बदल जाती है, कई बार बदल भी जाती है, कई बार वही भी रहती है। तो यहाँ पर जो हमारा बी होता है, कैपिटल बी होता है, यानी जो हमें इनिशियल फॉर्म में दिया होता है, क्वेश्चन में जो हमारा बी दिया होता है, वही हमारा सह प्रांत होता है, यानी को डोमेन होता है या सब डोमेन होता है। तो आपने देख लिया 4 चीजों को, बल्कि 5 चीजों को। पहले हो गई रिलेशन यानी कि संबंध। अब संबंध क्या होता है, जब हम किन्हीं 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन करते हैं, तो उसके पहले वाले कंपोनेंट यानी कि पहले वाले x वाले कंपोनेंट और y वाले कंपोनेंट के बीच में हम कुछ प्रकार के संबंधों को स्थापित कर सकते हैं, वही हमारे संबंध हो गए। अब उन संबंधों में हम देखते हैं कि जो हमारे पहले वाले कंपोनेंट हैं ये डोमेन कहलाते हैं, डोमेन मतलब प्रांत कहलाते हैं। जो अगला वाला यानी द्वितीय कंपोनेंट होता है ये क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। इन्हीं इमेजेस को जब हम इकट्ठा करके एक समुच्चय को रूप दे देते हैं तो वो हमारा परिसर या हमारी रेंज कहलाता है। और ये जो हमारी इमेजेस जहाँ से आई होती हैं, जिस हमारे समुच्चय से आई होती है, जिसे हम कैपिटल बी कहते हैं, यही जो हमारा बी वाला समुच्चय होता है, यही हमारा सह प्रांत कहलाता है। तो आई होप आपको आज की ये 5 जो हमारे टॉपिक थे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और आगे का लगभग हमारा पूरा चैप्टर इसी चीज पर बेस्ड है। बस कुछ एक चीजें हैं जो आपको थोड़ी बहुत समझनी है, और उसके साथ में हमारा चैप्टर चलता जाएगा। यानी ये चीजें जो हैं वो मेन होती हैं। तो आप जल्दी से इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें भी नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, अब उम्मीद है आपको सारे बेसिक्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो, वीडियो को पॉज करके समझ लीजिए, उसके अलावा पीछे से बैक कर चला के समझ लीजिए। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए, मैं आपकी मदद करूँगी। अब मैंने सोचा है आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ, और यही आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी है। तो इससे क्या होगा, आपको सारी चीज़ें एक बार क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अगर हम साथ में एक एग्जाम्पल भी समझ लेंगे तो जो भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो बिल्कुल सॉलिड हो जाएंगी। तो आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको केवल एक ही आप देख रहे हैं सेट दिया है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल्स के पहले जो मैंने आपको छोटे एग्जाम्पल्स दिए थे उसमें क्या था, ए और बी 2 सेट थे, लेकिन यहाँ पर आपको ए ही दिया है। तो अगर आपको एक ही सेट दिया है तो डोंट वरी, आपको क्या करना होगा, ए क्रॉस ए निकालना होगा। यानी ए क्रॉस बी जैसे हम निकालते थे उसकी जगह हमें ए क्रॉस ए निकालना होगा, यानी रिलेशन को ए से ए पर ही डिफाइन करना होगा। तो ए में क्या है, 1 से लेकर 14 तक की संख्याएं दी हुई हैं। आगे आपको संबंध दिया है, अब सबसे अच्छे से आपको संबंध ही समझना है। और यहाँ पर देखिए दिया है x, y बिलोंग्स टू a, यानी जो हमारा पहला कंपोनेंट होता था x वो a से बिलोंग करता था, जबकि दूसरा कंपोनेंट जो होता था y वो b से बिलोंग करता था। पर इस स्थिति में x और y दोनों a से ही बिलोंग कर रहे हैं। रिलेशन आपकी क्या है, x, y, जैसा कि मैंने आपको बताया था इसे x, y के फॉर्म में लिखते हैं। मेन रिलेशन ये है, यानी ये सूत्र है हमारा 3x - y = 0। यानी इसमें से हमें क्या करना है, एलिमेंट्स को इस तरह उठाकर सेट करना है कि जब हम आगे एलिमेंट लिखें उसमें जब 3 से गुणा करें, यानी x की जगह जिस चीज को लिखें उसमें जब हम 3 से गुणा करें और उससे y वाले कंपोनेंट को घटाएं तो बराबर में क्या आए, 0 आए। अब कैसे इसे करते हैं आइए समझते हैं। तो पहले तो इतना हम डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस ए का आर, यानी इस रिलेशन को लगाकर पहले हमें आर निकालना है कि आर का मान क्या होगा। जब हम x और y 2 कंपोनेंट लेंगे और उनको इस तरह सेट करेंगे कि पहले में यानी x में 3 से गुणा करके उससे y को घटाकर 0 दिखाएंगे, और इस तरह से एक समुच्चय बनाएंगे जो हमारा r होगा। उसके बाद हमें प्रांत, सहप्रांत और परिसर भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन में आपको सारी ही चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले तो r डिफाइन करते हैं। अब सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाती हूँ। a बराबर क्या होगा, यहाँ पर आपको ऐसे ही दे दिया गया है, लेकिन आप समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14। मैंने इनको इस तरह से इसलिए लिख दिया है पूरा क्योंकि आपको इन्हीं में से रिलेशंस को ढूंढना है और ये आपका पहला क्वेश्चन है, तो इसलिए हम अच्छे से समझेंगे। अब रिलेशन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? x, y के फॉर्म में लिखते हैं। और इन x और y को हमें किस तरह सेट करना है कि जो पहला वाला एलिमेंट हो उसमें 3 से गुणा करके y को घटाने पर 0 आए। तो अब इसमें से हम पहला एलिमेंट क्या चुन सकते हैं? जैसे मान लीजिए हमने पहला एलिमेंट ले लिया 1, हम 1 से ही शुरू करेंगे। 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुणा 1 बराबर 3। अब 3 से ऐसा क्या घटाएं कि बराबर में 0 आए? तो हम जानते हैं कि 3 से जब हम 3 घटाएंगे तब 0 आएगा। तो जो हमारा पहला संबंध बन रहा है जो हमारे इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है वो किन दो पेयर्स के बीच में बन रहा है? 1, 3 के बीच में। यानी 1 में 3 से गुणा करने पर 3 आएगा और 3 से 3 को घटाने पर 0। यानी जो ये हमारा 1, 3 वाला पेयर बन रहा है, पेयर मतलब जोड़ा, ये क्या कर रहा है? हमारी रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, रिलेशन को फॉलो कर रहा है। अब आपका 1 वाला बन गया। अब 1 के बाद अब पहुंचते हैं 2 पर। 2 को देखते हैं। 2 में अगर हम 3 से गुणा करें यानी 2 को अगर हम क्या करें? x की जगह रख लें। अब आप जानते हैं आपको y से कोई मतलब ही नहीं है। y के बारे में ना सोचिए कि इनमें से y कौन सा निकाले, y नहीं। आप देख रहे हैं कि जैसे ही आप x को चूज करते हैं y का मान अपने आप निकल आता है। तो जब भी आप शीशे के सामने खड़े होते हैं इमेज आपकी अपने आप ही बन जाती है। आपने कभी कोशिश की है अपनी इमेज को शीशे पर ड्रॉ करने की? कभी नहीं की है। तो इसीलिए क्या करना होता है? हमें इमेज को नहीं ढूंढना होता, हमें अपने मेन कंपोनेंट जो हमारा x होता है उसे ढूंढना होता है। तो आप जब 2 पे मूव करेंगे तो 2 पे देखेंगे 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 आएगा। अब 6 भी इसमें है तो इसका मतलब क्या है कि ये संबंध हमारा 2 के साथ 6 में भी बन रहा है। यानी 2 में 3 से गुणा करेंगे 6 आएगा और उससे 6 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको 0 लाना था, इसलिए हम अगर यहाँ पर 6 बनता है तो पीछे भी 6 ही रखते हैं ताकि 0 आए। और इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, मान लीजिए यहाँ 2 दिया होता तो हम क्या करते? अगर यहाँ पर हम 2 रखते तो 2 गुणे 3 6 होता। अब 6 से ऐसा क्या घटाएं कि 2 बचे, तो 6 से 4 घटाने पर 2 बचेगा। तो हम 2 की रिलेशन 4 से बनाते हैं। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ क्या करना है? 0 दिखाना है, तो इसलिए हम ऐसी चीज़ों को ले रहे हैं जिसमें इसमें 3 से गुणा करके इसको घटाने पर 0 आ रहा है, इसमें 3 से गुणा करके इसको घटाने पर 0 आ रहा है। अब जब हम 3 पे चलेंगे तो 3 में 3 से गुणा करें अगर तो 3 तियां 9 बनेगा और 9 से 9 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो यानी यही संबंध 3 और 9 पे डिफाइन हो रहा है। इसी तरह अगर हम 4 पे मूव करें तो 4 में 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 12 और उससे अगर 12 को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो यानी यही संबंध 4 और 12 के बीच में बन रहा है। 4 को अगर हम x मान लें और 12 को y मान लें तो x को 3 से गुणा करके उससे y घटाने पर 0 आ जाएगा। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं 5 पे। 5 में अगर 3 से गुणा करें यानी अगर हम 5 को x मान लें तो x में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 15 यानी 15। अब 15 हमारे सेट में नहीं आ रहा क्योंकि हमारा सेट जो है वो केवल 14 तक ही जा रहा है, 14 तक ही इसकी रेंज है, इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते। तो इसका मतलब है कि अब इसके आगे की कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं होगी क्योंकि 6 में 3 से गुणा करेंगे 18, 7 में 3 से करेंगे 21, 8 में 3 से करेंगे 24, सब 14 से ज़्यादा होते जाएंगे। तो अब इसके आगे कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं होगी। तो यही आपका R है, यानी कैपिटल R क्या हुआ? इन्हीं A में से हमने इसी A में से हमने A को चुन लिया। अब देखिए 1, 2, 3, 4 ये चारों A में आ रहे हैं और 3, 6, 9, 12 ये भी चारों A में आ रहे हैं क्योंकि ये A क्रॉस A की रिलेशन है। अगर ये A गुणे A की रिलेशन ना होती, A की जगह A होता और B कोई दूसरा सेट होता, तो हम क्या करते? ये भी देखते कि B में वो चीज़ आ रही कि नहीं। मान लीजिए हमने यहाँ पर देख लिया 1, 2, 3, 4 आ रहा है, लेकिन B में 3, 6 और 9 होता पर 12 ना होता, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते थे। ठीक है। तो हमारी रेंज क्या होती? आपने देखा B से ही सेट होती है और मैंने आपको क्या बताया था कि जो परिसर होता है वो B के जो इमेज वाले कंपोनेंट होते हैं उन्हीं को मिला करके बनाया गया सेट होता है। तो B ही हमारा रेंज सेट करता है, यानी जो इमेज होती है वही हमारी रेंज को सेट करती है। तो ये आपका रिलेशन निकल आया। अब रिलेशन के बाद में आपको निकालना है प्रांत। प्रांत मतलब डोमेन। मैंने आपको बताया था
कि जब आपकी रिलेशन डिफाइन हो जाए। अब आपने देखा जैसे वहाँ पे हम क्या देख रहे थे, ए और बी में जो कंपोनेंट थे वही घूम फिर के आ रहे थे, लेकिन यहाँ देखिए आपके रिलेशन में और ए में बहुत ही फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पर कितने सारे एलिमेंट हैं, जबकि यहाँ पर केवल 4 ही रिलेशन डिफाइन हो पाई हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम रिलेशन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब इसी रिलेशन में आप जानते हैं कि प्रांत क्या होता है, यानी हमारा डोमेन क्या होता है। जो ये अगले वाले यानी पहले वाले जो कंपोनेंट होते हैं, इनको मिला करके जो बनाया हुआ सेट होता है वो हमारा प्रांत होता है। आई होप आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख तो रहा है। खैर, तो ये हमारा प्रांत हो गया। प्रांत में क्या हुआ, हमारे पहले वाले जो कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है, 1 2 3 और 4, इन्हीं को मिला करके जो बनाया हुआ सेट है वो हमारा प्रांत है, यानी कि हमारा डोमेन है। अब इसके बाद में चलते हैं परिसर पर। परिसर मतलब मैंने आपको बताया था कि परिसर क्या होता है, जो इमेज होती है। और इमेज क्या होती है, जो पिछले वाले कंपोनेंट होते हैं उनको मिला करके जो हमारा समुच्चय बनता है, सेट बनता है, वही हमारा परिसर होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी औकात होती है, जो हमारी रेंज होती है, उसे हमारी इमेज ही सेट करती है। ये मैंने आपको एक याद करने का तरीका बता दिया। तो इमेज हम जानते हैं 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 6 है, 3 की इमेज 9 है और 4 की इमेज 12 है। क्योंकि 4 पे, 3 पे, 2 पे और 1 पे जब हम इस वाली रिलेशन को 3x को डिफाइन करते हैं तो हमें y मिल जाता है उत्तर में। तो क्या होता है, परिसर में पीछे वाले जो एलिमेंट होंगे उनको लिख लेंगे 3, 6, 9 और 12, यही हमारा हो गया परिसर, जिसे हम कहते हैं रेंज। अब लास्ट में आपका बचा सहप्रांत। सहप्रांत आपका क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो बी वाला आपका एलिमेंट होता है, जो बी वाला आपका सेट होता है, उसी को हम सहप्रांत कहते हैं। जो समुच्चय बी होता है वो आर का सहप्रांत होता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें समुच्चय बी का तो कहीं नाम ही नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, ए क्रॉस ए निकाला है। जहाँ पे हम ए क्रॉस बी निकालते हैं वहाँ बी होता है। अब यहाँ बी नहीं है तो ए क्रॉस ए है, तो इसका मतलब बी की जगह भी ए ही है। तो जो हमारा सहप्रांत होगा वो क्या होगा, पूरा जो हमारा सेट ए है वही हमारा सहप्रांत होगा, यानी 1 से लेके 14 तक के सारे एलिमेंट आ जाएंगे और यही हमारा सहप्रांत होगा। तो मैंने इसको लिखा नहीं है, आप समझ लीजिए कि सहप्रांत क्या होता है, बी होता है। और बी हमारा है ही नहीं, इस क्वेश्चन में हमको ए ही दिया हुआ है। तो आइए जल्दी से एक बार क्वेश्चन का आंसर भी मिला लेते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन का आंसर सही आया होगा। आप मिलाइए। जो हमारी रिलेशन है आर, वो आई है 1,3, 2,6, 3,9, 4,12, एकदम सही। आर का प्रांत आया है 1 2 3 4, एकदम सही। परिसर आया है 3 6 9 12, ये भी सही। और आर का जो सह प्रांत है वो कैपिटल ए यानी 1, 2, 3 से लेकर के 14 तक के, यानी 1 से लेकर 14 तक के सभी अवयवों से मिलकर बना हुआ समुच्चय, यानी कि कैपिटल ए भी हम कह सकते हैं, यही हमारा सह प्रांत है। तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही तरह से सॉल्व हुआ है और यही फ़ायदा है बेसिक्स को अच्छे से समझने का। फिर आपको कहीं पर भी कन्फ्यूज़न नहीं होती है और ना ही भी कहीं भी आपका क्वेश्चन गलत होता है। तो आज हमने एक अच्छा क्वालिटी वीडियो हमने या अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया अपने बेसिक्स को समझने में, और उसके साथ एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल समझा। अब इसके बाद हम कल से अपनी एक्सरसाइज 2.2 को कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों और दोस्तों को अपने इस चैनल से, आपके खुद के चैनल से जोड़ लीजिए और बताइए कि हमारी दीदी हमें अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। हो सकता है कुछ कमियां रह गई हों तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और उसके अलावा वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो तब तक के लिए थैंक यू।